है मेरे साथ आज मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं और निपुण आलम बयान विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, शुरुआत में आपके साथ ही कर लेता हूं और वाकई आप दोनों के होते हुए हम समझ पाएंगे कि वर्तमान पोजीशन, वर्तमान कंडीशन के दौर में भारत अपने को कहां पाता है। पाकिस्तान लगातार भारत के सामने न्यूक्लियर थ्रेट देता रहा है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया उन खबरों से पटा पड़ा है जहां पर हम बात किराना हिल्स, जो कि मुशाफ एयरबेस से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है, वहां से जुड़ी हुई कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तान वाकई एक गैर जिम्मेदाराना एटॉमिक स्टेट है जो अपनी एटॉमिक वेपन्स, जिनकी वो धमकी देता रहता है, उनकी डिफेंस नहीं कर सकता, या फिर पाकिस्तान आदतन इस तरीके की हरकतें करता है और फिलहाल आ रही खबरें पाकिस्तान की इस कमजोरी को ही सामने रखती हैं? मेजर जनरल ब्रजेश कुमार। राजीव जी, ये पाकिस्तान का ये एक ऑपरेशनल प्लान रहा है इंटरनेशनल एरिना में, न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करना या इस्तेमाल करने की धमकी देना। पहला हिंदुस्तान के साथ कि आप कुछ करोगे तो हम भी न्यूक्लियर पावर है और हम आपको बर्बाद कर सकते हैं या हम एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हैं। पहली बार ये बात कही गई थी 1988 में। उस समय शायद हम और पाकिस्तान दोनों ही शायद स्टेटेड न्यूक्लियर पावर नहीं थे, मगर पाकिस्तान का शायद थोड़ा सा इसमें बढ़त हासिल हो, उस समय की बात। अब देखेंगे कि जब हम आगे जो हमारे बीच में जो चलता रहा है सिलसिला टेरर अटैक का, या देश के हार्टलैंड में, कमर्शियल सेंटर में या कश्मीर में, और हमारा उसका रिस्पॉन्स, ये ध्यान हम हमेशा रखते रहे हैं कि वो एक न्यूक्लियर पावर है। दर्शकों को याद होगा कारगिल में ये कहा गया था, भारतीय सेना, वायुसेना LOC को क्रॉस नहीं करेगी और हमारा काम मुश्किल हो गया था। हमारी जो पराक्रम में जो पूरी डिप्लॉयमेंट हो गई थी पार्लियामेंट अटैक के बाद में, डिप्लॉयमेंट रही, रुकी रही। 26/11 को बंबई में जब हमला हुआ, 160-70 लोगों की जाने गई और हमारे कमर्शियल सेंटर में हुआ, हम रुके रहे। तो ये दर्शाता है कि उसकी धमकी काम कर रही थी। ये पहली दफा है पिछले कुछ सालों में कि हमने उसको धमकी को नाकाम किया है। उड़ी के अंदर हमने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अंदर जाके मारा। पुलवामा में हमने जो अटैक किया वो डीपर इनसाइड मारा, POK के अंदर। और अभी हमने उनके पंजाब प्रोविंस जो कहते हैं हार्टलैंड है पाकिस्तान का, वहां मारा। और इसके बाद आपने अपने प्राइम मिनिस्टर का बयान देखा कि अभी हम उस तरह की धमकी से, गीदड़ भक्ति से नहीं डरेंगे। माने हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम खुल के कहीं भी पाकिस्तान के ऊपर में वार कर सकते हैं जो कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो पाकिस्तान खेलता रहा, इसी के साथ में दुनिया को बताता रहा, देखिए हिंदुस्तान गड़बड़ करेगा तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर युद्ध कर सकते हैं। और इसके बयान में आप देखेंगे पूरी दुनिया में ये नैरेटिव एक्सेप्टेड था कि भाई साउथ एशिया एक फ्लैश पॉइंट है। आप दौड़ाइए नजर पिछले 35 साल से, 40 साल से, दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट है, रिस्पॉन्सिबल है नहीं रिस्पॉन्सिबल है। और ये एम्बिग्यूटी बाय डिजाइन रखी गई थी। एक गरीब, एक पुअरर देश जो हमारा नेबर है, जो कमजोर है हर एक मामले में, आबादी, क्षेत्रफल, इकोनॉमी, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन हम शायद पहले उतने स्ट्रांग नहीं थे या उसका आभास नहीं था।
दोनों दोनों ही शायद चीजें सही हो, लेकिन आज हम स्ट्रांग हैं और उससे ज्यादा हमें इसका आभास है कि हम स्ट्रांग हैं और सक्षम हैं। तो इस करके इस जो पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स रही है न्यूक्लियर के ऊपर में, हम उसको नजरअंदाज या उसको काबू कर पाए। ठीक है। जो विषय आपने बताया, किराना हिल्स, कुशाब न्यूक्लियर पावर प्लांट और सरगोधा, ये एक ट्रायंगल है। सरगोधा और किनारा हिल्स के बीच की दूरी करीब 10-12 किलोमीटर है, और वहां से कुशाब जो थर्मल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है 60 किलोमीटर दूर पे झेलम नदी पे रखा गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है और सही तरीके से हम वहां गए हुए हैं। उसको हमने बम किया, आप लोगों ने तस्वीर दिखाई है सरगोधा एयरफील्ड की, दोनों एंड पे क्रेटर थे। तो और साथ में ये इशारा हमने ये भी किया है डीजी एयरफोर्स की ब्रीफिंग के द्वारा, अरे किनारा हिल्स में न्यूक्लियर वेपन्स है। तो हम एक जिम्मेदार देश हैं और न्यूक्लियर इशू पे और ही समझदार हैं। उसके ऊपर हमारी संधि भी है पाकिस्तान के साथ जी। 31 दिसंबर 1988 में हमारी एक संधि भी है कि हम एक दूसरे को न्यूक्लियर वेपन्स या स्टोरेज या मटेरियल या टेस्टिंग के ऊपर में हम कोई बमबारी नहीं करेंगे। और हर एक साल 1 जनवरी को अपनी लिस्ट भी का भी आदान प्रदान करेंगे। ठीक है सर, ये हमारी जगह ठीक है। उस करके देखते हुए हम जिम्मेदार पावर ठीक है लेकिन सर, आपका जो शक है उसको मैं दोबारा बता दूं जरा। हमें शक ये है कि जो अभी कल देखा आपने, आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसका मतलब आतंकवादी संगठन जो है पाकिस्तान आर्मी के पाले पोसे हैं, उनके कुत्ते हैं। तो अगर वो इतने प्रेम है तो शायद वो कोई गड़बड़ कर बैठे, ये हमारा अंदेशा है। और इसी थ्रेट को शायद अपने जो रक्षा मंत्री ब्रजेश सर, राजनाथ हाँ सिंह जी ब्रजेश हैं, सर, मैं आता हूँ उन चीजों पर आता हूँ। मेरे साथ और भी खास मेहमान इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर कितना सिंसियर होने का कदम है, उसकी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, 2 खास मेहमान और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एक्सपर्ट के तौर पर, और मेजर जनरल जेके बंसल की तस्वीर भी इस वक्त दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं मेजर जनरल राजन कोचर आपका रुख करना चाहूंगा। हम पाकिस्तान को कितना सिंसियर न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट मान सकते हैं? जहां तक टेररिस्ट की बात है, टेररिस्ट को वहां पर इनाम इकराम से नवाजा जाता है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट होना क्या एक ऐसा वोलेटाइल कंडीशन है जो कभी भी पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है, केवल भारत के लिए नहीं? तो राजीव जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल देश नहीं है। और अभी हमने इसको देखा कि उनके मिनिस्टर्स बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल और न्यूक्लियर धमकी दे रहे थे। तो जो देश सोच ये रखता है कि बार बार वो न्यूक्लियर आपको ब्लैकमेल या आपको धमकी अपना देगा, हम उसको रिस्पॉन्सिबल कैसे अपना समझ लें। दूसरा, ये जो किराना हिल का जो इंसिडेंट है, ये पाकिस्तान का सेल्फ क्रिएटेड है, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान अपना खुद वो जो लापरवाही से जो अपना मिसाइल्स का अपना उस टाइम पे जो कुछ लॉन्च की सोच रहा होगा, और उस टाइम पे एक प्रीमेच्योर धमाका हुआ है वहां पे, जिसकी वजह से ये जो न्यूज आ रही है कि कुछ रेडिएशन लीक हुआ है। आप जानते हैं कि चेरनोबिल में क्या हुआ, और हमने देखा कि वो जो लीक था वो 1 लाख किलोमीटर तक लोगों को अफेक्ट किया था। और पहले भी पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, देरा गाजी खान में भी उनका एक न्यूक्लियर ये है फैसिलिटी है, जो वहां पे यूरेनियम माइंस रखी जाती थी। और पहले भी एक ऐसा एक्सीडेंट वहां पे हुआ। इसका ये मतलब है कि जो पाकिस्तान के सिस्टम्स हैं अपने न्यूक्लियर को सुरक्षित रखने के लिए, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो गाइडलाइंस हैं, वो शायद पाकिस्तान अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करे। इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट ये बोलता है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर
जो स्टोरेज है, उसकी जो फैसिलिटी है, वो उसको अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बार बार हमको इसको देखना एक्चुअली पड़ रहा है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है कि आईएईए ये फैसिलिटीज को टेक ओवर करे और उसको मेंटेन करे। तो उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक वो सेफ्टी मैकेनिज्म है। और जैसे आपने बताया कि अगर ये न्यूक्लियर लीक हो जाता है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए भी खतरा हो सकता है, पाकिस्तान अकेले के लिए नहीं, बिकॉज ये स्प्रेड कर सकता है और शहरों में और जगहों में। और जैसे आपको मैंने बताया कि 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर को इसने अफेक्ट किया था, तो पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं और उनके साथ वाले देश हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। तो ये आई थिंक पाकिस्तान की हित में होगा कि वो अपने पूरे सिस्टम्स को चेक करें, अच्छी तरीके से करें और आईएईए की मदद ले। ये देखिए, ये जो ट्रीटीज की हम बात करते हैं ना, जो 1988 में साइन हुई थी, 1991 में 27 जनवरी को लागू हुई थी, और हर एक साल 1 जनवरी को हम एक दूसरे को जानकारी देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है ट्रीटीज का। क्योंकि लड़ाई में, और जैसे अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ये पाकिस्तान तो कोई भी ट्रीटी को फॉलो नहीं करता है। और ये जेनीवा कन्वेंशन के तहत आर्टिकल 56 और आर्टिकल 15 भी है, जो भी ये पाकिस्तान को हिदायत अपना देता है कि इस तरीके की लापरवाही नहीं हो सकती है। और इसीलिए ये बहुत सही वक्त है, आपने इसको बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम निकाला है इसके ऊपर, जागरूकता देने के लिए अपने भारत में भी और अपने वर्ल्ड में भी, कि अभी टाइम आ गया है, पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरीके की लापरवाही वो कर रहे हैं, वो कोई टेररिस्ट के हाथ तो नहीं लगेगा, बिकॉज अभी वो एक सिचुएशन ऐसी आई नहीं है पाकिस्तान में। बट एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फौज है, जो इस फैसिलिटी को मैनेज करती है, वो शायद कॉम्पिटेंट नहीं है। और वर्ल्ड इसका जो चांस नहीं ले सकता इस इनकॉम्पिटेंस का। और इसीलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसमें दखल दे और पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टेक ओवर करे और उसको मेंटेन करे। मेजर जनरल राजन कोचर का यहां पर जोर है कि आईएईए को दखल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केवल भारत के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के लिए है। अगर हम टेंटेटिव या एक जो कैलकुलेशन आ रहा है 170 एटॉमिक वॉरहेड्स का पाकिस्तान के पास, वो भी अपने आप में इतने हैं कि एक बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन एक बड़ी खबर ले लें, उसके बाद मैं रुक करूंगा। निपुण आलम बयान मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और बाकी सुरेंद्र सिंह लाली जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जेके बंसल भी जुड़े हुए हैं। बड़ी खबर यह कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना बयान सामने रखा है, सिंधु जल संधि पर रोक जारी रहेगी। पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री की तरफ से एक खत कल भेजा गया था, और एस जयशंकर का बयान पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी और टेरर पर बात होगी। पाकिस्तान पीओके को खाली करे और हम सारी चीजें फिर आगे बातचीत की टेबल पर ले आएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा, सुन लेते हैं। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. So, sometimes the Kashmir issue has been brought up. Again, the only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. We are open to discussing that with Pakistan. डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान अब जितनी भी कोशिश कर ले, जो हालात पैदा हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पाकिस्तान और भारत के एक्शन के बाद, उसके बाद पाकिस्तान को लग गया कि अब पाकिस्तान को इस पर रिक्वेस्ट करनी होगी, और पाकिस्तान ने पानी रिलीज करने की मांग की और बातचीत की भी मांग की है। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने चीजों को शब्दों में पिरोते हुए साफ कर दिया, ये तब तक संभव नहीं है जब तक टेरर खत्म नहीं होता और बातचीत अब पीओके पर होगी। लेकिन निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण सर,
हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की, वो कैपेबिलिटी जो अक्सर डर की जगह पर इस्तेमाल की जाती है। बयान तो हम बहुत सारे सुन चुके हैं कि हमने अपने चौकों में या किचन में सजाने के लिए नहीं रखे हैं, ये हमने भारत के लिए रखे हुए हैं। और उसके बाद की सिचुएशन हम सभी जानते हैं। एक्चुअली विद सैटेलाइट इमेजेस हमने बहुत कुछ साफ कर दिया है कि कहां क्या किस तरीके की हालत है। और जो केओस इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, खास तौर पर वॉर से जुड़ी हुई जो वेबसाइट्स हैं, वो जो बातें सामने रख रही हैं, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन सामने रख रही हैं। लेकिन मुझे ये समझाइए और मेरे दर्शकों को निपुण सर, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्या होता है? पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड आखिर है क्या? कब वो ये तय कर सकता है कि वो इस धमकी को हकीकत में बदल देगा? देखिए राजीव जी, पहले तो मैं दो बात कहूंगा। एक रैंड ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह की सारी खबरें देता है, और उसने इस प्रकार को श्योर किया है कि पाकिस्तान में लीकेज हुआ है। और इजिप्ट का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जो आपका बोरोन्स लेकर पहुंचा है, बोरोन्स जो है वो पूरा पूरा नील रिवर के आसपास पाया जाता है, जो लीकेज को रोकने के लिए काम करता है। और उसके बाद अमेरिका का एक स्पेशल विमान है बीच किंग एयरक्राफ्ट, वो इसीलिए है कि जिस प्रकार के लीकेज को रोकने के लिए। और ये पूरा जो हमारा वर्ल्ड का एयरलाइन जो रूट्स होता है उसकी ट्रैकिंग के द्वारा उन्होंने पिक्चर भी इमेज भी जारी की है कि ये लोग पहुंचे हैं, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं सीरियस कंसर्न है। अब दूसरी बात क्या है, देखिए पाकिस्तान का जो भी आपका बात चल रही थी, न्यूक्लियर वेपन वॉरहेड की बात करें, देखिए एक तो पाकिस्तान का जो रवैया है वो एक गैर जिम्मेदार रवैया है। और हम देखें नॉर्थ कोरिया और ईरान को जो न्यूक्लियर वेपन दिया गया या इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अक्सर पाकिस्तान की बातें आती रही। वो बात अलग है कि चीन अमेरिका उन आवाजों को बार बार दबाते रहे। दूसरा क्या है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास जितने भी वॉर हेड्स हैं उनका सिक्योरिटी, उनका मेंटेनेंस और उनका स्टोरेज करने में एनुअली जो एक्सपेंसेस होते हैं वो 2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का पाकिस्तान का एक्सपेंड होता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी आज इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एनुअली 2 बिलियन का खर्चा उठा सके? आप सोचिए कि जो पाकिस्तान आईएमएफ के 2.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर का लोन मिलने पर हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा हो और 1 बिलियन अभी मिला है, उसके बाद उनका क्या वोट जारी रखेंगे। जिस दिन आपका 1 बिलियन नहीं मिला था तब तो उसका सुर और था, 1 बिलियन मिलते सुर बदल गया। तो एक तो हम कहेंगे इकोनॉमी का जो इसका पूरा क्राइसिस वहां पे क्रिएट हो रहा है, तो इस क्राइसिस में क्या पाकिस्तान सक्षम है? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार पाकिस्तान का एक हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बाल्कनाइजेशन। बाल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे युगोस्लाविया कई टुकड़ों में टूट गया था और टुकड़ों में टूटने की वजह क्या थी? उसके इथेनिक ग्रुप अलग अलग होना। अब जैसे बलूची बोलते हैं कि हम एक अलग इथेनिक ग्रुप हैं, केवल इस्लाम होने से हम पाकिस्तानी नहीं हो जाते। तो अगर आपका खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ये सब अलग होते हैं, तो अगर इस प्रकार का अगर कोई देश टूटने की कगार पर हो तो उसके जो न्यूक्लियर वॉर हेड हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? तो ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो भारत के सामने हैं। भारत उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, चाहे हम लोग बात करें परमाणु एजेंसीज के सामने, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड के कम्युनिटी के सामने रखे। और ये बात भी जाहिर है जो अभी बोल रहे थे मेरे से पूर्ववर्ती, बिल्कुल वो बात सही कह रहे थे राजन कोचर साहब भी। लेकिन बात क्या है कि जैसे हमारे पीएम ने खुद कहा कि आतंकी और आतंकियों को संरक्षण देने वाली सरकार ये बहुत ओपनली इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सामने आ चुकी है। और मुझे एक पुरानी मूवी याद आ रही है, मैंने एक सनी देओल साहब की पुरानी मूवी देखी थी द हीरो, उसमें इस बात को बहुत स्पष्ट दिखाया गया था कि आतंकी किस प्रकार प्रयास कर रहे हैं। तो बात यह है कि एक तो पाकिस्तान का जो रवैया है, जिसको हमेशा बोलता हूं कि मैड चाइल्ड विद लोडेड गन, एक पागल बच्चा है जो लोडेड गन को लेकर घूम रहा है और वो कभी भी। लेकिन बात है कि पाकिस्तान को इस लोडेड गन की आवश्यकता क्या है? एक जिम्मेदार देश हो, ताकतवर देश हो, वो गन रखता है, समझ में आता है। लेकिन एक भूखा नंगा फटी जो फकीर जैसा जो देश हो वो अगर गन लेकर घूमेगा, तो मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान के एक सीनेटर ने एक दिन कहा था कि पाकिस्तान का फंड की कमी है तो क्या दिक्कत है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में परमाणु बम लेकर दुनिया में घूमे, फंड की दिक्कत नहीं होगी। आज टर्की क्यों दीवाना है पाकिस्तान का? न्यूक्लियर वेपन, हार्ड वेपन के कारण, कि कहीं ना कहीं टर्की चाहता है कि वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दे दे। तो मेरा कहना यह है कि दुनिया को ये बात समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान नॉट द थ्रेट्स ओनली फॉर द इंडिया, पाकिस्तान इज द थ्रेट फॉर द ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जिस दिन ये बात समझ पूरी वर्ल्ड को आ जाएगी तो मुझे लगता है कि समस्या आपका हमारा जो निदान है वो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं डीन्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान का करना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के न्यूक्लियर वॉरहेड को संभालने में सक्षम नहीं है, किसी भी तरह से सक्षम नहीं है।
जी जी राजीव मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र सिंह लाली भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। सुरेंद्र सिंह लाली, मैं टॉपिक से इधर उधर नहीं जाऊंगा सर। इंटरनेशनली अब कुछ कंसर्न्स दिख रहे हैं। अब तक सभी दबी जुबान से बात कर रहे थे, अब कुछ उसके स्पिल्स हैं, जैसे न्यूक्लियर स्पिल हुआ होगा तो उसकी भी खबरें हैं, और इन खबरों के भी स्पिल्स जगह जगह दिखाई पड़ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा वाकई हो गया है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट अब तक छुपा रही है? भारत सरकार अब तक इस पर बात नहीं कर रही है कि राना हिल्स की गहराइयों में क्या हुआ है, और क्या वो इतना खतरनाक है कि अगर वहां पर कोई बड़ी आंधी या तूफान आता है तो रेडियो एक्टिव वेव्स या रेडियो एक्टिव एयर चारों तरफ फैल सकती है? चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सुरेंद्र सिंह लाली से संपर्क करने की। अब आवाज आ रही मेरी? जी आ गई, जी आ गई। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर। मेरे से पहले निपुण जी ने कहा कि पाकिस्तान एक बच्चे की तरह है जो लोडेड गन लेके घूम रहा है। मैं पाकिस्तान को उतनी अहमियत नहीं देता। मेरे हिसाब से तो वो बंदर है जिसके हाथ में उस तरह लगा हुआ है और वो कुछ भी कर सकता है। मैं राजीव जी 5 दफा गया हूँ पाकिस्तान, क्योंकि हमारी गुरुओं की धरती है, तो मैंने नजदीक से भी देखा। देखिए, पाकिस्तान एक मजाक है, एक ऐसा देश है जो बिना किसी आइडियोलॉजी और सोच के लिए बना था। उस समय 2 जो दिग्गज थे उनके विचार नहीं मिले तो उन्होंने बीच में लाइन खींच के 65% पंजाब खुद ले लिया और 35% हमें दे दी। उसमें से हम सबसे बड़े भुगत भोगी हैं। मेरी दादी सिर्फ इसी गम में मर गई कि जब हम अच्छे भले वहां पे व्यापारी थे, यहाँ आके जब लाल किले में रहना पड़ा और मेरे पिताजी 9 साल की उम्र में रिक्शा चलाते थे, तो मेरी दादी इसी गम में मर गई। पर कोई बात नहीं, हम पंजाबी गुरु गोबिंद सिंह के बच्चे हैं, हमने कभी हाथ को ऐसे नहीं किया, हमने देना सीखा, हम पनप गए। सही कह रहे हैं आप। तो वहां के पंजाबी हैं, सारा खेल जो उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान को कंट्रोल सिर्फ पंजाब करता है। वो उन्हीं की एक पाकिस्तान को चलाने के लिए कोई सरकार या कुछ नहीं है, एक पंजाबियों का टोला है जिसे वो आर्मी बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आर्मी है। वो दहशतगर्द हैं और वो आर्मी के कपड़े पहने हुए हैं। तो सारा खेल वो खेल रहे हैं, और हर बार जब उनको देखते हैं कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि किस तरह पंजाब ने, पंजाब की आर्मी ने और जर्नैलों ने उस मुल्क को चूस के खत्म कर दिया है। मतलब बाकी स्टेटों से बिजली ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, और उन्हीं को ही वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान हो, उन्हीं को उन्होंने बिल्कुल ही सौतेले बच्चे की तरह रखा हुआ है। तो मसला ये कि ये पंजाबियों का जो टोला है, जो आर्मी, ये अपने वजूद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया डरती है क्योंकि अंग्रेजों को एक्चुअली क्या है कि उनका अपना बर्डन इतना है कि उन्होंने इतने मुल्कों के ऊपर राज किया कि वो डरते हैं कि अगर 24-25 करोड़ आदमियों का देश तितर बितर होगा तो सोचिए कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, और वो भी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स। और हमारे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। मतलब कभी कभी मैं जब सुनता हूं लोगों को कि हम पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर देंगे, अरे कहां करोगे, इतने बड़े बॉर्डर, अब बांग्लादेश भी साथ में पोरस होता चला जा रहा है। तो ये एक कैंसर है जो अब दुनिया के गले पड़ गया, और हमारी बदकिस्मती है कि वो हमारे नेक्स्ट डोर है। बिल्कुल ठीक बोला कि वो इजिप्ट का प्लेन आया, और एक बात मैं इसमें सिर्फ ऐड करूंगा कि इजिप्ट अमेरिका का बड़ा खास पिट्ठू है। अब अमेरिका ने अपनी मूवमेंट तो की नहीं, तो मुझे नहीं पता कि लीक हुई है या हमने बॉम्ब कर दिया है या उन्होंने टेस्ट किया है। ये मेरे पे ग्रेड से ऊपर पर कुछ तो हुआ है। अब उस आर्मी से अब क्या उम्मीद रखेंगे जो 4 जंगें शुरू करके हार गई? इनके जर्नैल मेडल लगाते हैं, मुझे नहीं पता लूडो खेले हैं, कबड्डी खेले हैं, कौन सी जंग जीते हैं, कौन से मेडल लगाते हैं। ये अपने लोगों की बॉडीज नहीं वापस लेते। बांग्लादेश में 93,000 प्रिजनर्स, उसके बाद भी बांग्लादेशियों को ये अपनी इस्लाम की कहानी सुना रहे, और वो भी इनका चूरन खरीदना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान एक मजाक है जो पहले अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा। अब अमेरिका ने जब देखा कि रूस से फारिग हो गया, वो चाइना के पास चला गया। मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि वो कहते हैं हमारी चीन के साथ दोस्ती, पहाड़ों से भी ऊंचे समुद्र। अरे आपका कुछ कॉमन ही नहीं है। आपका जो कॉमन है, जिसमें से आप निकले हो हिंदुस्तान से, हमारे साथ अगर आप काम करो, अपनी हरकतें छोड़ो, तो आप पनपोगे। तो वो अपनी जर्नैल जो है अपने वजूद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसमें अगर उनको न्यूक्लियर बम भी छाती पे लगा के घूमना पड़ता है गोरों को डराने के लिए, और इसी करके शायद गोरे भी जो है वो भी अपनी गेम खेलते हैं, और वो हमेशा उनको और हमको प्रायोरिटी में रखते हैं।
मुझे तो ये नहीं समझ आता कि हमारे और पाकिस्तान में कुछ कॉमन ही नहीं है। महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है, मुथूट गोल्ड के बाद शायद जो गोल्ड है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, उसके बाद भी ये गोरे गेम खेलते हैं। लेकिन अब गोरों को गेम नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर माता रानी ना करे कुछ होता है तो उसमें सारी दुनिया इंपैक्ट होगी। जो चीन उनका बना हुआ पीछे से, जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है, वो भी इंपैक्ट होगा। तो अब बात बढ़ चुकी है और मैं पूरा समर्थन करता हूं हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब का और हमारी डिस्पेंसेशन का कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। वो मरना चाहते हैं, मरे, हमें कोई लेना देना नहीं, पर इतना रायता ना फैलाएं कि सारी दुनिया को ये बीमार कैंसर वाला मुल्क डुबो दे। सही कह रहे हैं आप, कैंसर वाला मुल्क डुबो दे। क्योंकि अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में आ जाएंगे कि आपके किए हुए काम आपके लिए तो खतरा है ही, सबके लिए अगर ये न्यूक्लियर स्पिल खतरा बनता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुझे वाकई समझना है, बहुत सारे लोग मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आम जनता की भी बात कर रहा हूं, या फिर दूसरे लोग जो कि अलग अलग बिजनेस करते हैं, अलग अलग जगह पेशों में हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है। हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं, देयर हैव बीन सम अर्थक्वेक्स आल्सो ऑन रिक्टर स्केल, और जिसमें टेक्टोनिक फॉल्ट्स नहीं वहां पर माने गए हैं। क्या ये बहुत इशारा करते हैं कि वहां किराना हिल्स के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जो कि अभी इररिपेयरेबल है, अंदर कुछ चल रहा है? और दूसरा सर ये बताइए, क्या हम तैयार हैं सर, क्या हम तैयार हैं इस न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए? क्या ऐसी किसी कंडीशन के लिए भारत तैयार है, बंकर तैयार है, या ऐसी हमारी तैयारी है कि अगर पाकिस्तान सेल्फ एक्सप्लोड कर देता है खुद को तो आसपास जो उसका प्रॉब्लम फैलेगी उससे मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं? बड़ा जटिल सवाल पूछा है आपने। न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल या एक्सीडेंटल फायरिंग और उसके फॉल आउट से बचने का तरीका। वैसे तो हम लोग नेबर हैं, हवा पश्चिम से आएगी तो फॉलो आउट हमारे यहाँ भी होगा मोटे तौर पे, और पूरब से जाएगी तो फॉलो आउट उधर भी होगा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, हमें ये लगता है ये पाकिस्तानियों की एक चाल रही है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स के जो मटेरियल्स होते हैं वो आम एमुनिशन डिपो में नहीं रखे जाते, वो पहाड़ों के अंदर कंक्रीट गड्ढे के अंदर बहुत सिक्योरिटी में होते। आम तौर पे किसी बम का उसके अंदर फोड़ना और प्रवेश करना, भेदना मुमकिन नहीं होता है। एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं, वो अलग बात है। ये बात भी सही है कि ये पूरे माहौल में जो हमारी बॉम्बिंग हुई है, किराना हिल्स, सरगोदा और ये पावर प्लांट बगल में है, ये एक इशारा करता है कि इनका एक क्रिटिकल एरिया रहा है। उसके अलावा जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में जो एयरबेस है, नूर खां बेस, उनके एयर चीफ के नाम पे, वो दूसरा, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ये चाल तो नहीं थी पाकिस्तानियों की कि वो हरकत करके दिखाएं, और पिकअप किया गया अमेरिकन सैटेलाइट से, हम लोगों ने भी पिकअप किया। और वो जो मैं कह रहा था शुरू में कि ब्लैकमेल, न्यूक्लियर ब्लैकमेल वो करते रहे हैं और बखूबी से उसका प्रयोग करते रहे हैं। पिछले जो हमने गिनाई है, 99 हो, 2009 हो, 16 हो, वो करते रहे। तो वो जब हरकत उन्होंने की है, ये शोशा बिजनेस हमें लग रहा है ज़्यादातर जो पिकअप किया गया। हमने भी पिकअप किया है और अमेरिकन तो किया ही है। और तब वो प्रेशर शुरू हुआ कि बंद करो ये। तो मेरे ख्याल है जब हमारी तीसरी रात को जो इतनी गंभीर स्ट्राइक हुई है, जो कि डेप्थ में हुई, और उनको किसी कोने को नहीं छोड़ा, कोई भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशन लेवल स्पेस नहीं छोड़ा है, तो उनके बाद दिमाग में समझ में आए कि भाई मामला इस दफ़ा सीरियस है। तो शायद ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये प्ले एक्टिंग की गई है अपने आप को बचाने के लिए, वो उनके जनरल्स के द्वारा। वो पिकअप किया गया और फिर प्रेशर आया, फिर संदेशा आया शायद डीजीओ के द्वारा, जबकि हमारे डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। ये जो हॉटलाइन है खुली नहीं है कि हम बातचीत करना चाहते हैं
रोकना चाहते हैं और 5 बजे का सीज फायर हो गया। तो ये तो मुझे इनकी कहानी लग रही है। लेकिन एक बात और मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, अगर हम आप परमिशन दें। जी जल्दी। हम सब लोग बातें कर रहे हैं कि देखिए वो विश्वासीय नहीं है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, उनके जनरल ये हैं, इनके लोग वो हैं, उतने खराब हैं। इसी देखिए कहानी तो ये है कि हमको तो उनसे डील करना है। 30-35 साल से वो हमसे एसिमेट्रिक वॉर कर रहे हैं या ग्रे जोन वॉरफेयर कर रहे हैं। हमें कोई रास्ता मिला है क्या? हमें अंदर देखना है, कोई हमारे लिए क्या करेगा अगर हम खुद ही नहीं कर सकते हैं। तो 2-3 चीज तो ध्यान में आती है। ये पहली बार है हमारी स्ट्रॉन्ग सरकार ने जो थ्रेशोल्ड है अपना स्कीम ऑफ रिएक्शन का बहुत बढ़ाया। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अंदर भी करना होगा और यहां से क्लियर करना होगा। लेकिन एक बड़ी खबर ले लूं, उसके बाद मेजर जनरल राजन कोचर का रुख करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ कहा, हमने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा। जैसा मेजर जनरल ब्रजेश कुमार कह रहे थे कि सरकार ने इस बार पिन पॉइंट अटैक किया। आतंकियों ने धर्म पूछकर बेगुनाहों को मारा था, हमने कर्म देखकर आतंकियों का सफाया किया। बहुत शब्दों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए राजनाथ सिंह ने अपनी बात को यहां पर रखा कि वो रिलीजियस माइंडसेट के साथ कत्लेआम करने पहुंचे थे। हमने उनके काम को देखकर, उनके घिनौने काम को देखकर उनके खिलाफ एक्शन लिया। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजन कोचर। अगर मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल सवाल रख रहा हूं, हो सकता है हकीकत में कभी ना हो, लेकिन फिर भी सवाल इसी तरीके से पूछे जाते हैं जो कुछ चल रहा हो। अगर मान लीजिए कोई न्यूक्लियर वेपन भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भारत पर फायर कर दिया जाता है, और भारत ने जिस तरीके से इस बार पाकिस्तान की मिसाइलों और उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए, और भारत अपने किसी एडी के जरिए इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है, क्या एक्सप्लोजन के बाद एक न्यूक्लियर स्पिल या न्यूक्लियर ब्लास्ट का खतरा बनता है? या फिर हम ये माने कि ये एक प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, जब तक वो सिस्टम ट्रिगर नहीं करेगा तब तक कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट की प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारा एडी उसको टाइम से खत्म कर देता है तो? क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं सर? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज न्यूक्लियर जो है ना, उसका बॉम्ब है, उसमें एक मैकेनिज्म होता है, एटम बॉम्ब होता है। आपको याद होगा हिरोशिमा नागासाकी में जी 12 किलो टन का बॉम्ब था वो, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। हाँ, और उस टाइम पे फ्यूजन टेक्नोलॉजी थी। आज की डेट में फ्यूजन और फिशन टेक्नोलॉजी है, थर्मो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से ये काम होता है। तो और आज की डेट में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो 100 किलो टन से भी ज्यादा का होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही उस मच सकती है। पर इसका 2 टाइप के हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी है पाकिस्तान के पास, जो कम जो किलो टन्स का है, वो खास तौर पे फौजों के लिए बना हुआ है कि आप अपने इसको लड़ाई के एरिया में उसको फायर करेंगे। तो 2 टाइप के हैं, एक तो कम यील्ड का बॉम्ब है उनके पास और एक ज्यादा यील्ड का बॉम्ब है। अब ये जो बॉम्ब है, इसका सिस्टम है, एक प्रॉपर सिस्टम है, और जो इसका डेटोनेशन के ऊपर ही ये एक्चुअली फटेगा। तो ये उसमें ऑलरेडी जो इसका डिलीवरी सिस्टम है उसमें ऑलरेडी जो टारगेट के कोऑर्डिनेट्स इसको दे रखे होते, और कब उसको फटना है, वो जो सारी चीजें प्री प्रोग्राम्ड होती है इस बॉम्ब।
अब और आपका सवाल है कि अगर हम इसको एडी से नष्ट करते हैं तो यू हो सकता है एक प्रीमेच्योर ब्लास्ट हो जाए और वो जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो उस एरिया पर जहां पे ब्लास्ट हुआ है उस एरिया पे इफेक्टिव हो जाए तो इसकी पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ये आई मीन जिसने ये न्यूक्लियर बॉम्ब डिजाइन किया है शायद वो अच्छी तरीके से इसको समझा ओपेनहाइमर पाएंगे। भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे इनफैक्ट अगर ये बात आए, लेकिन अगर एडी ऐसा करता है तो खतरा है। सर मैं एक मैप के जरिए बता दूं क्योंकि आप लोग ज्यादा जानकार हैं, दर्शकों तक ये बात पहुंचा दें कि पाक का न्यूक्लियर बेस ये है, वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट जहां पर इस